जय हिंद दोस्तों, ब्रेन बीट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं राजेश सर आज ज्योग्राफी के सेकंड टॉपिक भारत के भौतिक प्रदेश से शुरू कर रहा हूं। अपना भारत के भौतिक प्रदेश से रिलेटेड जो कंसेप्ट रहने वाला है, जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। देखो, घायल तो यहाँ हर परिंदा है जो मगर बुरे सिचुएशन में जो कामयाब हुआ वही एक परिंदा है। अर्थात जो स्ट्रगल से लड़के, जो रातों से लड़कर उठा है, आखिर वही परिंदा है, वही कामयाब है। तो साथियों, भौतिक प्रदेश से रिलेटेड अपने जो कंसेप्ट रहने वाले हैं उसमें तीन बड़े भूगोलवेताओं का नाम आता है। देखो, सबसे पहली बात है कि भारत का भौतिक प्रदेश, अपना जो सेकंड टॉपिक है, इसका अर्थ क्या है, अर्थात भौतिक प्रदेश का अर्थ क्या है। भौतिक प्रदेश के बारे में कंसेप्ट पूछेगा कि बताओ भौतिक प्रदेश का मतलब क्या हुआ। तो भौतिक प्रदेश अर्थात किसी क्षेत्र का, किसी भी क्षेत्र का, किसी क्षेत्र का बनावट या फिर संरचना के आधार पर, बनावट या संरचना के आधार पर जो विभाजन किया जाता है, आधार पर विभाजन जो किया जाता है, उस विभाजन को भौतिक प्रदेश के नाम से जानते हैं। मतलब कि किसी भी क्षेत्र का या किसी भी भौतिक प्रदेश का या किसी भी भूभाग का अगर उसकी बनावट, उसकी संरचना के आधार पर जो विभाजन किया जाता है, अर्थात किसी क्षेत्र के अंदर कोई द्रातलीय क्षेत्र है, कहीं कोई पर्वतीय भाग है, यानी उसकी बनावट के आधार पर जो विभाजन किया जाता है, उस विभाजन के अनुसार जो कंसेप्ट पढ़े जाते हैं वो भौतिक प्रदेश कहलाते हैं। अगर भारत की बात करें, कुछ भूगोलवेताओं ने भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में अलग अलग समय पर अलग अलग टिप्पणियां दी हैं, जिसमें मेन अगर भूगोलवेता की बात करें तो हर्बर्टसन का नाम आता है। यानी अगर पूछ ले हर्बर्टसन के अनुसार भारत का भौतिक प्रदेश कितने भागों में विभाजित है, तो हर्बर्टसन के अनुसार भारत का भौतिक प्रदेश जो है वो मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। अर्थात हर्बर्टसन ने बनावट के आधार पर भारत के भौतिक प्रदेश का जो विभाजन किया है वो मुख्यतः 3 प्रकार से किया है। अब हर्बर्टसन का भाग, बस इतना ध्यान रखना है कि हर्बर्टसन ने भारत के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया है, तो मुख्यतः 3 भाग। अगर सेकंड बात करें, आर.एल. सिंह सेकंड जो भूगोलवेता है, यानी भूगोलवेता आर.एल. सिंह के अनुसार भारत का भौतिक प्रदेश कितने भागों में विभाजित है, तो भूगोलवेता आर.एल. सिंह के अनुसार अपना भारत का भौतिक प्रदेश 4 भागों में विभाजित किया गया। अर्थात आर.एल. सिंह ने बनावट के आधार पर भारत को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया है। अगर बात करें कि आर.एल. सिंह ने भारत के भौतिक प्रदेश का जो 4 खंडों में बंटवारा किया है, जो 4 विभाजन किया है, उसको किस किस नाम से जाना गया, तो सबसे पहला जो भौतिक प्रदेश है उसको उत्तर का हिमालय पर्वतमाला नाम दिया। यानी आर.एल. सिंह के अनुसार भारत का पहला भौतिक प्रदेश उत्तर का हिमालय पर्वतमाला रहने वाला है। जबकि दूसरे भौतिक प्रदेश की बात करें तो आर.एल. सिंह ने मध्य का मैदानी क्षेत्र नाम दिया, मध्य का मैदान। अगर तीसरे भौतिक प्रदेश की बात करें तो आर.एल. सिंह ने दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार का नाम दिया। और अगर उसके बाद बात करें, आर.एल. सिंह ने चौथे भौतिक प्रदेश को तटीय व द्वीप समूह, यानी इन्होंने तटीय व द्वीप समूह के रूप में विभाजित किया। अगर पूछे कि हर्बर्टसन के अनुसार बताओ भारत का भौतिक प्रदेश कितने भागों में विभाजित है, तो हर्बर्टसन के अनुसार भारत का भौतिक प्रदेश 3 भागों में विभाजित किया गया। जबकि पूछे भूगोलवेता आर.एल. सिंह ने भारत के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया, तो आर.एल. सिंह के अनुसार भारत का भौतिक प्रदेश मुख्यतः 4 भागों में विभाजित रहा, जिसमें उत्तर का हिमालय पर्वतमाला, मध्य का विशाल मैदान, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार और तटीय और द्वीप समूह। इनका मतलब समझेंगे, तटीय वो भाग कहलाते हैं, ऐसा कोई भूभाग, ऐसा कोई क्षेत्र जिसकी एक दिशा समुद्र को स्पर्श करती हो, एक दिशा सतलीय सीमा को स्पर्श करती हो, तो वह भाग तटीय प्रदेश कहलाता है। अर्थात भारत के दक्षिण में स्थित 2 मुख्यतः तटीय प्रदेश है, एक तो पश्चिमी तटीय प्रदेश और एक भारत का पूर्वी तटीय प्रदेश। और इन दोनों तटीय प्रदेशों में मुख्यतः भारत के 9 राज्य स्थित हैं। अर्थात वो भारत के वो 9 राज्य हैं जो समुद्री सीमा या जलीय सीमाओं का निर्माण करते हैं। लेकिन जो मुख्य आधार माना गया
भौतिक प्रदेश का मुख्य विभाजन माना गया वो भूगोलवेत्ता एसपी चटर्जी के अनुसार, यानी क्वेश्चन पूछेगा भूगोलवेत्ता एसपी चटर्जी ने, भूगोलवेत्ता एसपी चटर्जी ने भारत को कितने भागों में विभाजित किया? भूगोलवेत्ता एसपी चटर्जी के अनुसार, एसपी चटर्जी के अनुसार भारत का विभाजन, यानी एसपी चटर्जी ने जो संरचना के आधार पर भारत का बंटवारा किया वो मुख्यतः कितने भागों में किया? तो एसपी चटर्जी ने भारत का विभाजन 6 भागों में किया। अर्थात क्वेश्चन आ जाए भौतिक प्रदेश के आधार पर भारत कितने भागों में विभाजित है, तो भौतिक प्रदेश के आधार पर एसपी चटर्जी के अनुसार भारत 6 भागों में विभाजित है। इन बनावट के आधार पर 6 भौतिक प्रदेशों को अलग अलग नाम से जाना गया, जिसमें सबसे पहला जो भौतिक प्रदेश है उसे उत्तर का हिमालय पर्वतमाला कहा गया। उत्तर का हिमालय पर्वतमाला प्रदेश, उत्तर का हिमालय पर्वतमाला। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत के उत्तर में स्थित 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में हिमालय पर्वतमाला फैला हुआ है। इस भाग को एसपी चटर्जी ने एक अलग भाग बनाकर उत्तर का हिमालय पर्वतमाला नाम दिया, जबकि एसपी चटर्जी के अनुसार दूसरा जो भौतिक प्रदेश रखा गया उस भौतिक प्रदेश को मध्य का विशाल मैदान कहा गया, यानी भारत के मध्य में स्थित एक मैदानी भाग जिसे अलग भौतिक प्रदेश के रूप में जाना गया, तो मध्य का विशाल मैदानी क्षेत्र जो है वो दूसरा भौतिक प्रदेश के रूप में जाना गया। जबकि एसपी चटर्जी ने तीसरा भाग जो बताया वो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, अर्थात भारत के दक्षिण में पठारी क्षेत्रों की अधिकता होने के कारण एसपी चटर्जी के अनुसार तीसरा भौतिक प्रदेश दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार था। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार तीसरा भौतिक प्रदेश है। उसके बाद नंबर 4 जो भारत का पश्चिमी हिस्सा है उसे एसपी चटर्जी ने थार का मरुस्थल नाम दिया, जबकि 5वां जो भौतिक प्रदेश है उसे तटीय प्रदेश कहा गया, जबकि छठे भौतिक प्रदेश को द्वीप समूह के नाम से जाना गया। अर्थात भौतिक प्रदेश के आधार पर भारत मुख्यतः 6 भागों में बटा हुआ है। भारत के जो भौतिक प्रदेश के आधार पर जो 6 भाग रहने वाले हैं वो उत्तर का हिमालय पर्वतमाला, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, मध्य का विशाल मैदान, थार का मरुस्थलीय भाग, तटीय प्रदेश और द्वीप समूह के साथ रहने वाला है। अर्थात भारत का जो भौतिक प्रदेश है वो मुख्यतः 6 भागों में विभाजित है। दोस्तों हम ये 6 भाग एक एक कंसेप्ट वाइज पढ़ते चलेंगे, इसमें हमारे ज्योग्राफी के काफी कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि उत्तर का हिमालय पर्वतमाला, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, हिमालय कितने देशों में विस्तृत है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हिमालय की उत्पत्ति किससे मानी गई है, हिमालय भारत की कौन सी दिशा में स्थित है, हिमालय की भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की कौन सी 2 नदियों के मध्य हिमालय पर्वतमाला फैला हुआ है। यानी अपना जो पहला भौतिक प्रदेश रहने वाला है उस भौतिक प्रदेश को हिमालय पर्वतमाला नाम दिया गया है। अर्थात भारत का सबसे पहला भौतिक प्रदेश उत्तर का हिमालय पर्वतमाला, उत्तर का हिमालय पर्वतमाला। देखो बच्चों एक तो मेजर क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि बताओ हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति कहां से हुई है, यानी हिमालय पर्वतमाला जो है उसका निर्माण कहां से हुआ है। तो हिमालय पर्वतमाला की जो उत्पत्ति मानी गई है वो टेथिस सागर से मानी गई है, यानी टेथिस सागर के स्थान पर हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ। अर्थात टेथिस सागर हिमालय पर्वतमाला का प्राचीन रूप है। अर्थात हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति टेथिस सागर से मानी गई है। देखो टेथिस सागर के समीप स्थित एक सागर है जिसे भूमध्य सागर कहा जाता है। अगर भूमध्य सागर की बात करें तो यहां से भी एक अच्छा क्वेश्चन बार बार बनता है कि जो सर्दियों में होने वाली वर्षा जिसे हम गोल्डन ड्रॉप का नाम के नाम से जानते हैं, उस सर्दियों में होने वाली बारिश जो होती है वो भूमध्य सागर से होती है। तो ध्यान रखना है बच्चों, यहां से 2 कंसेप्ट बनते हैं। अगर पूछ ले कि मावट या फिर पूछ ले कि सर्दियों में होने वाली, सर्दियों में उत्तरी भाग, सर्दियों में भारत के उत्तरी भाग या मुख्यतः राजस्थान में होने वाली वर्षा जो अपना पानी लेके आती है, जैसे मानसून जो आती है वो अरब सागर से आती है, वैसे अगर पूछ ले कि सर्दियों में जो बारिश होती है वो बारिश भूमध्य सागर से आती है। दूसरा कंसेप्ट ध्यान रखना है, इस सर्दियों में होने वाली वर्षा को मावट के नाम से जानते हैं, और मावट जो है इसे गोल्डन ड्रॉप बोलते हैं, अर्थात सुनहरी बूंदों के नाम से जानते हैं। तो अगर पूछ ले किस प्रकार की वर्षा है जिसे गोल्डन ड्रॉप या सुनहरी बूंदे कहा जाता है, तो गोल्डन ड्रॉप या सुनहरी बूंदों के नाम से मावट को जानते हैं जो सर्दियों में बारिश होती है। और ये जो मावट है
है ये रबी की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई है। अर्थात पूछ ले कि कौन सी फसल के लिए, रबी की फसल के लिए सबसे उपयुक्त वर्षा कौन सी है, तो रबी की फसल के लिए सबसे उपयुक्त वर्षा मावट को माना गया है और इसीलिए मावट को गोल्डन ड्रॉप या सुनहरी बूंदों के नाम से जानते हैं। और ये पश्चिमी विक्षोभ से, अगर पूछ ले कि मावट किस कारण से होती है तो ध्यान रखना है पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा, पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है। यानी भारत के पश्चिमी हिस्से से जो मानसून की शुरुआत होती है या पश्चिमी हिस्सों से जो सर्दियों में बारिश होती है उस वर्षा को मावट बोलते हैं। रबी की फसल जैसे चना वगैरह है, इन फसलों के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई है और इसीलिए इसे गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है। तो सबसे पहला अपना कंसेप्ट है कि हिमालय जो पर्वतमाला है वो किसके स्थान पर आया, यानी उसकी उत्पत्ति कहां से मानी गई है। तो हिमालय पर्वतमाला की जो उत्पत्ति है वो तेथिस सागर से मानी गई है। उसके बाद जो सेकंड कंसेप्ट बनने वाला है वो रहेगा कि भाई हिमालय का निर्माण कब हुआ, अर्थात हिमालय का जन्म कब हुआ। तो लगभग 50 मिलियन वर्षों पहले भारत या फिर भूभाग पर हिमालय का निर्माण हुआ। तो अगर पूछ ले कि काफी पुराना हिमालय पर्वतमाला है, 50 वर्षों पहले हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, उत्पत्ति स्थान तेथिस सागर को माना गया है। अगर पूछा जाए कि हिमालय पर्वतमाला जो है वो भारत की सबसे नई पर्वतमाला है, बार बार कंसेप्ट आता है कि बताओ भारत की सबसे नवीनतम पर्वतमाला या भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला। तो हिमालय पर्वतमाला को भारत की सबसे नवीनतम पर्वतमाला कहा जाता है। यानी सबसे अंत में नवीनतम पर्वतमाला, अर्थात सबसे अंत में जिस पर्वतमाला का निर्माण हुआ वो पर्वतमाला हिमालय है। जबकि यहीं से अगर कंसेप्ट पूछ ले कि बताओ भारत का सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है, तो भारत की जो सबसे प्राचीन पर्वतमाला है वो अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला भारत में सबसे पहले निर्मित पर्वतमाला है। और अगर सबसे नई पर्वतमाला पूछे तो हिमालय पर्वतमाला सबसे नवीनतम पर्वतमाला मानी गई है। अगर बात करें अरावली पर्वतमाला की, तो अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन पर्वतमाला भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई एक पर्वतमाला है जिसकी कुल लेंथ 692 किलोमीटर है। लेकिन इसका अधिकतर भाग 550 किलोमीटर, लगभग 80% भाग अपने राजस्थान में फैला हुआ है। और राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर भी स्थित है। लेकिन अगर पूछे कि भाई बताओ सबसे नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है, तो विश्व की या भारत की जो सबसे नवीनतम पर्वतमाला माना गया है वो हिमालय पर्वतमाला को माना गया है। अगर बात करें हिमालय पर्वतमाला की शुरुआत कहां से होती है, तो हिमालय पर्वतमाला की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत सिंधु नदी यानी पाकिस्तान में स्थित सिंधु नदी से लेकर भारत के अंदर, और भारत के बाद ये नेपाल, और नेपाल के बाद भूटान, और भूटान से ये तिब्बत तक फैला हुआ है। यानी हिमालय पर्वतमाला का विस्तार पाकिस्तान, सिंधु नदी से लेकर भारत, नेपाल, भूटान और तिब्बत के मध्य फैला हुआ एक बड़ा पर्वतीय क्षेत्र हिमालय पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। अर्थात हिमालय पर्वतमाला का जो विस्तार है वो सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। अगर नदी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो भौगोलिक नदियों के आधार पर सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित पर्वतीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, तो सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य स्थित क्षेत्र को हिमालय पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। उसके बाद बात आई कि हिमालय पर्वतमाला जो है वो कितने भागों में विभाजित है। हिमालय पर्वतमाला की बात करें तो हिमालय पर्वतमाला भारत के उत्तरी हिस्से में होने के कारण इस भौतिक प्रदेश को हिमालय पर्वतमाला का क्षेत्र कहा गया। और हिमालय पर्वतमाला भारत के कुल उत्तर में स्थित 11 राज्यों तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश, कश्मीर और लद्दाख, 2 केंद्र शासित प्रदेश के अंदर फैला हुआ एक बड़ा पर्वतीय क्षेत्र है। अगर बात करें कि इस हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो बच्चों ध्यान रखना है हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी को माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं।
माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। और ये जो माउंट एवरेस्ट है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो बच्चों ध्यान रखना है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है वो किस पर्वतमाला का भाग है? तो हिमालय पर्वतमाला का भाग है। और ये जो माउंट एवरेस्ट है ये अगर पूछ ले कौन से देश में स्थित है तो ध्यान रखना है नेपाल देश में स्थित एक पर्वतमाला, नेपाल देश में स्थित हिमालय पर्वतमाला की एक चोटी है जिसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। और अगर बच्चों उसकी ऊंचाई से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,850 मीटर के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। और खास करके नेपाल देश में इस हिमालय पर्वतमाला की जो माउंट एवरेस्ट चोटी है उसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं। अर्थात सागरमाथा या गगनचुंबी किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना है, विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसे माउंट एवरेस्ट कहा गया वो विश्व के अंदर या नेपाल देश में स्थित सागरमाथा या गगनचुंबी के नाम से जानते हैं। 8,850 मीटर के साथ विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वतमाला की श्रेणियों में पाई जाती है। अगर उसके बाद बात करें कि भारत के अंदर हिमालय की कैसी स्थिति है या फिर भारत में जो हिमालय पर्वतमाला है वो कितने खंडों में विभाजित है, तो हिमालय पर्वतमाला का जो निर्माण की बात करें, हिमालय पर्वतमाला का निर्माण, तो हिमालय पर्वतमाला का मुख्यतः जो निर्माण हुआ है वो 4 श्रेणियों में हुआ है, यानी 4 श्रेणियों में विभाजित है हिमालय पर्वतमाला। अगर बात करें वो 4 श्रेणियां कौन सी है, तो सबसे पहला जो हिमालय का भाग है उसे ट्रांस हिमालय बोलते हैं। सेकंड जो श्रेणी है उसे वृहद हिमालय का नाम दिया गया है। जबकि उसके बाद तीसरी श्रेणी की बात करें तो मध्य हिमालय कहा जाता है। और उसके बाद हिमालय पर्वतमाला की जो अंतिम श्रेणी का निर्माण हुआ है उसे शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। अब यहां से बच्चों क्या क्वेश्चन बनने वाला है कि हिमालय पर्वतमाला तो चलो भारत का सबसे नवीनतम पर्वतमाला है, अगर पूछ ले हिमालय पर्वतमाला की किस श्रेणी का सबसे पहले निर्माण हुआ, तो हिमालय पर्वतमाला की जो सबसे प्राचीन श्रेणी है, सबसे प्राचीन श्रेणी है उसे ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। और हिमालय पर्वतमाला की सबसे नवीनतम श्रेणी पूछे तो हम बोलेंगे हिमालय पर्वतमाला की सबसे नवीनतम श्रेणी जो है उसे शिवालिक हिमालय का नाम दिया गया। अगर यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन 3-4 ऐसे कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन बनेंगे जिसमें पूछा जाएगा कि बताओ विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है। अर्थात अगला बात ये कर रहा है कि बताओ माउंट एवरेस्ट जो है, जो हिमालय का भाग है, जो हिमालय की 4 श्रेणियां विभाजित है, उसकी कौन सी श्रेणी में स्थित है। तो बच्चों ध्यान रखना है, अगर बात आ जाए कि माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है वो कौन से हिमालय में स्थित है, तो यह हिमालय पर्वतमाला की ट्रांस हिमालय में स्थित है। अगर बात करें कि भाई और कौन सी पहाड़ियां या चोटियां ट्रांस हिमालय में स्थित है, तो यहाँ एक चोटी पड़ती है जिसे यानी विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे। और यहाँ एक चोटी पड़ती है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, वो भी हिमालय पर्वतमाला की ट्रांस श्रेणी में शामिल है, जिसे केटू के नाम से जानते हैं या फिर इस चोटी को गोडविन ऑस्टिन कहा जाता है। तो बच्चों 2 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक क्वेश्चन तो ये रहने वाला है कि बताओ हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। जबकि दूसरा कंसेप्ट भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे गोडविन ऑस्टिन कहा जाता है। और गोडविन ऑस्टिन की जो हाइट है वो 8,611 मीटर है। और ये जहां स्थित है तो ध्यान रखना है ये पाक अधिकृत कश्मीर यानी उस क्षेत्र में स्थित है जहां पर पाकिस्तान ने कश्मीर के हिस्से पर कब्जा कर रखा है। यानी पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित गोडविन ऑस्टिन जिसे केटू के नाम से जानते हैं, यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर क्वेश्चन स्वतंत्र भारत से रिलेटेड बनता है कि बताओ स्वतंत्र भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यानी वो भाग भारत का जिस भाग पर भारत के स्थानीय लोग आसानी से पहुंच सके, जिस पर भारत का पूर्णतः अधिकार है, उस भाग के अंदर अगर पूछ ले विश्व भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो चोटी कंचनजंगा रहने वाली है जो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। लेकिन अगर पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी बताओ तो गोडविन ऑस्टिन या केटू करके जिसकी हाइट 8,611 मीटर है, जो
पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित एक चोटी है जिसे भारत की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। और ये माउंट एवरेस्ट और गॉडविन ऑस्टिन दोनों की दोनों जो श्रेणियां हैं, ये हिमालय पर्वतमाला की सबसे जो प्राचीन श्रेणी है जिसे ट्रांस हिमालय का नाम दिया गया है। इस ट्रांस हिमालय भूभाग में पाई जाती है। हिमालय पर्वतमाला सबसे प्राचीन हिमालय पर्वतमाला, सबसे नई श्रेणी में शामिल हिमालय पर्वतमाला है। हिमालय पर्वतमाला की सबसे प्राचीन श्रेणी ट्रांस हिमालय है। हिमालय पर्वतमाला की सबसे नई श्रेणी शिवालिक श्रेणी है। एक यहाँ से एसएससी जीडी ने क्वेश्चन पूछा था कि ये जो 4 पहाड़ी क्षेत्र है जो हिमालय के अंदर शामिल है, जिसे ट्रांस, वृद्ध, मध्य, शिवालिक के नाम से जानते हैं, इन ट्रांस और वृद्ध के मध्य कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर 2 घास के मैदान पाए जाते हैं। उन घास के मैदानों को किस नाम से जानते हैं? अर्थात इन दोनों श्रेणी के मध्य मुख्यतः 2 घास के मैदान पाए जाते हैं। इन घास के मैदानों को किस नाम से जानते हैं? तो बच्चों ध्यान रखना है, इन घास के मैदानों को गुलमर्ग या सोनमर्ग कहा जाता है। देखो यहाँ से क्वेश्चन किसी भी टाइप से बन सकता है कि बताओ गुलमर्ग और सोनमर्ग क्या है? खेल के क्षेत्र, घास के मैदान, या फिर सबसे उपजाऊ क्षेत्र भारत के, या फिर नदियों के मध्य का भाग। तो ध्यान रखना है, गुलमर्ग और सोनमर्ग जो ट्रांस और वृद्ध श्रेणियों के मध्य स्थित एक घास के मैदान है, और गुलमर्ग और सोनमर्ग दोनों घास के मैदान भारत के कौन से केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। देखो यहाँ से एक कंसेप्ट और भी ध्यान रखना है बच्चों, थोड़ा अपने टॉपिक से एक्स्ट्रा करवा रहा हूं, क्योंकि अगर पूछ ले कि घास के मैदान, यहाँ से रिलेटेड, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय टॉपिक दे रखा है दिल्ली पुलिस के अंदर, तो अगर पूछ ले कभी विश्व के अंदर घास के मैदान कौन से स्थित है, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। पंपास घास का मैदान, लानोस घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो मुख्यतः विश्व के कुछ घास के मैदान है जिसमें ध्यान रखना है। एक तो पूछा जाता है स्टेपी घास का मैदान कि भाई स्टेपी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। एक पूछा जाता है लानोस घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। एक पूछा जाता है पम्पास घास के मैदान किस देश में स्थित है। या फिर एक पूछा जाता है कम्पास घास के मैदान किस देश में स्थित है। एक घास का मैदान पूछा जाए डाउन्स नाम से, वो घास के मैदान कहाँ स्थित है। वेल्ड घास के मैदान किस देश में स्थित है। यानी ये दुनिया के मुख्यतः वो क्षेत्र है जो घास के मैदान है। जैसे अपने भारत के अंदर घास के मैदान गुलमर्ग और सोनमर्ग जो मुख्यतः घास के मैदान है, वैसे दुनिया के अंदर कुछ घास के मैदान है। अगर पूछ ले स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो स्टेपी घास के मैदान यूरोप प्लस एशिया महाद्वीपों में पाए जाते हैं, और यूरोप और एशिया के मध्य भाग में स्थित है। अगर पूछे तो स्टेपी घास के मैदान, और इसीलिए अगर पूछे स्टेपी के घास मैदान कहाँ है, तो यूरेशिया क्षेत्र। यूरेशिया क्षेत्र वो क्षेत्र जो यूरोप और एशिया के मध्य भाग में स्थित है। अगर पूछ ले नालोस घास के मैदान कहाँ स्थित है, तो बच्चों ध्यान रखना है लानोस घास के मैदान है कोलंबिया। इसको ट्रिक से याद रखो, नोज यानी नाक से रिलेटेड कंसेप्ट आ रहा है, नाक लंबी यानी लानोस कोलंबिया। अगर पंपास की बात करें तो देखो एक टिना नाम की लड़की थी, उसे अर्जेंट में पंप करना पड़ा, इसीलिए पंपास घास के मैदान की बात करें तो कौन से देश में स्थित है, अर्जेंटीना देश में स्थित है। कम पास की बात करें तो देखो कैंप होता है फुटबॉल का, पास किया जाता है फुटबॉल के खेल को, और कैंप पास यानी कैंप तो गया फुटबॉल खेल से रिलेटेड, और फुटबॉल खेल के अंदर फुटबॉल को पास किया जाता है। और फुटबॉल के लिए जो दुनिया में बेस्ट देश है उस देश का नाम है ब्राजील, इसीलिए ध्यान रखना है जो कम पास घास के मैदान है वो ब्राजील देश में स्थित है। देखो अपने बात करें कि सर ये कंसेप्ट या फिर ये जो सिलेबस अपना कवर हो जाएगा, तो हमारी कोशिश इस गोरख बैच में ये रहने वाली है कि सिलेबस ही कवर नहीं, हम एक्स्ट्रा मटेरियल इतना कुछ करवाएं जिससे बच्चा जीके के पोर्शन में 1% ही ना रुके। यानी ऐसा जीके का पोर्शन ना रहे, उस बच्चे का वीक पॉइंट ना रहे, वो प्रॉपरली दिल्ली पुलिस के अंदर जीके की आउटपुट दे के आए, ये हमारा उद्देश्य रहने वाला है। बाकी हमने इस बैच को गोरख बैच इसलिए कहा, सभी बच्चों को मैंने बार बार बताया कि मैं जहां जिस प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूं, जिस प्लेटफॉर्म से मैं क्लास ले रहा हूं, वो प्लेटफॉर्म गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली के कारण हमने डिसाइड किया कि अपना जो ब्रेनबिट यूट्यूब ऑनलाइन चैनल पर पहला जो बैच रहने वाला है उसे गौरव बैच का नाम दिया जाएगा। और इस गौरव बैच के लिए हम जी जान से मेहनत कर रहे हैं। इस गौरव बैच के लिए हमारी बेस्ट से बेस्ट आउटपुट रहेगी। बस विश्वास के साथ अपने नोट्स
विश्वास के साथ अपनी तैयारी और प्रॉपरली ढंग से रिवीजन करते चले, मैं गारंटी देता हूं कि इंडिया जीके का जो पोर्शन है वो कमजोर नहीं रहने दूंगा। टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज आपको प्रॉपरली कंसेप्ट तैयार करते चलूंगा। घास के मैदान, दुनिया के स्टेपी घास के मैदान, यूरोप और एशिया के मध्य भाग में स्थित जो घास के मैदान है उसे स्टेपी कहा जाता है, और इसीलिए यूरोप और एशिया का दोनों महाद्वीपों का भाग होने के कारण ये स्टेपी घास के मैदान यूरेशिया क्षेत्र में पाए जाते हैं। लानोस की बात करें तो नाक लंबी, कोलंबिया में घास के मैदान। उसके बाद कंपास की बात करें तो कैंप पास फुटबॉल, ब्राजील देश टॉप है फुटबॉल के मामले में। पंपास की बात करें तो अर्जेंटीना, टीना नाम की लड़की को अर्जेंट में पंप करना पड़ा। उसके बाद डाउन्स की बात करें तो अगर क्रिकेट के अंदर बात करें तो सबसे ज्यादा जो बाउंस बॉल फेंकी जाती है वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा फैली जाती है, इसीलिए डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और अगर वेल्ड घास के मैदान की बात करें तो वेल्ड घास के मैदान साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में स्थित जो घास के मैदान है वो वेल्ड के नाम से जानते हैं। देखो एक बार क्विकली रिवीजन करना है अपने को। सबसे पहले हमने शुरुआत की थी भारत के भौतिक प्रदेशों की, और भारत के भौतिक प्रदेशों की बात करें तो हमने कुछ भूगोलवेताओं, एक्सपर्टों के नाम लिखे थे, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि भाई कौन से भूगोलवेताओं के अनुसार भौतिक प्रदेशों को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। तो भूगोलवेताओं की बात करें तो भौतिक प्रदेश वो क्षेत्र कहलाता है जो बनावट या संरचना के आधार पर अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें आर्बटसन के अनुसार भौतिक प्रदेश भारत का 3 भागों में विभाजित है। अगर आरएल सिंह के अनुसार बात करें तो ये मुख्यतः 4 भागों में अपना भौतिक प्रदेश बटा हुआ है, लेकिन जो सबसे कंसेप्ट ऑथोराइज्ड कंसेप्ट है वो एसपी चटर्जी, यानी एसपी चटर्जी के अनुसार भारत का भौतिक प्रदेश मुख्यतः 6 भागों में बटा हुआ है, जिसमें सबसे ऊपर हिमालय है। हिमालय के बाद में मैदानी हिस्सा शुरू होता है। उसके बाद भारत के साउथ में पठारी क्षेत्र स्थित है, भारत के पश्चिम में थार का मरुस्थल स्थित है, और भारत का वो क्षेत्र वह भारत का भूभाग जो एक साइड समुद्र को स्पर्श करता है और एक साइड सतलीय सीमा को स्पर्श करता है वो तटीय प्रदेश कहलाएंगे। द्वीप अर्थात किसी महासागर या महाद्वीप में स्थित एक जमीन का टुकड़ा उसे द्वीप बोलते हैं। तो भारत में काफी द्वीप समूह भी स्थित है, यानी अर्थात अगर बात करें एसपी चटर्जी के अनुसार तो एसपी चटर्जी ने भारत के भौतिक प्रदेशों को मुख्यतः 6 भागों में विभाजित किए। हमने सबसे पहले बात की हिमालय की। हिमालय की उत्पत्ति 33 सागर से हुई है। हिमालय 50 मिलियन वर्षों से पहले निर्मित है। हिमालय भारत की सबसे नई पर्वतमाला है। अगर पूछे भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है तो भारत की जो सबसे प्राचीन पर्वतमाला वो अरावली पर्वतमाला है। हिमालय की बात करें तो हिमालय से रिलेटेड भूमध्य सागर कंसेप्ट ध्यान रखना है, और शुरुआत हिमालय के पाकिस्तान में सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित जो पर्वतीय क्षेत्र है उसे हिमालय पर्वतमाला नाम दिया गया, जो मुख्यतः पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और तिब्बत में फैला हुआ एक पर्वतीय क्षेत्र है। उसके बाद हिमालय पर्वतमाला भारत के उत्तरी काफी राज्यों, उत्तरी भारत के 11 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। इस हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट है 8,850 मीटर। ये धीरे धीरे मूवमेंट करती हुई है। 8,848 से इसकी हाइट वर्तमान में 8,850 मीटर मापी गई, और इससे यह जो माउंट एवरेस्ट है यह नेपाल देश में स्थित है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे सागर माथा या गगनचुंबी का नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बात करें कि हिमालय पर्वतमाला कितनी श्रेणियों में विभाजित है तो हिमालय पर्वतमाला मुख्यतः 4 श्रेणियों में विभाजित है, ट्रांस, वृहद, मध्य और शिवालिक करके। ट्रांस सबसे प्राचीन श्रेणी है, शिवालिक सबसे नई श्रेणी है। ट्रांस हिमालय के अंदर दुनिया की भी सबसे ऊंची चोटी है, और ट्रांस हिमालय में भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है जो पाक अधिकृत कश्मीर में, जबकि स्वतंत्र भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो सिक्किम स्टेट के अंदर है, जिसकी ऊंचाई 8,596 मीटर है। यानी वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848, भारत की सबसे ऊंची चोटी 8,611 केटू, स्वतंत्र भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो सिक्किम स्टेट के अंदर है, जिसकी हाइट 8,596 मीटर। उसके बाद हमने विश्व के घास के मैदान देखे। ऐसे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हिमालय पर्वतमाला से रिलेटेड जो भी नए कंसेप्ट बने, हिमालय पर्वतमाला से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए उनसे रिलेटेड और आगे बात करने वाले हैं। तब तक सभी साथियों जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई निरंतर रखिए। जय हिंद, जय जवान।